हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जमानत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। कोई व्यक्ति बोलता था कि अभियुक्त को कैसे जमानत मिल गई, कोई मुझसे पूछता था कि जमानत लेने की क्या प्रक्रिया होती है। तो मैं इन सारी बातों को वैसे तो मैं कॉल पे और व्हाट्सएप पे बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आती है और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि कॉल पे और मैसेज में समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो सारी फैक्ट बताऊंगा कि कोर्ट किस बेस पे जमानत मंजूर करती है और क्यों अभियुक्त को वो जमानत पर छोड़ती है। क्या वो जानबूझकर छोड़ती है या कोई ऐसा लॉ है, ऐसा कोई कानून है जिसकी वजह से उसको ऐसा छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके जमानत की वो सारी प्रक्रिया को समझेंगे। ये पीड़ित व्यक्ति के लिए भी बहुत उपयोगी है और जो अभियुक्त व्यक्ति हैं, दोनों को मैं ध्यान में रख के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारा जो भी कानून है वह कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बेस पे चलता है। संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। हर किसी को फंडामेंटल राइट दिया गया है, हर किसी को मूल अधिकार दिया गया है कि वह व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, वह खुल के जी सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। तो उसी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 1। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 21 में कौन सी बातें बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण का दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जमानत इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह व्यक्ति जब तक दोषी नहीं माना जाता, जब तक उसके ऊपर वो अपराध साबित नहीं हो जाता। सिर्फ एफआईआर के बेस पे कोई अपराध साबित नहीं माना जाता, क्योंकि उसका ट्रायल चलता है, तो ट्रायल के बाद ही उस व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। तो आप लोग समझ गए कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ इस बेस पे नहीं रोका जा सकता कि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन दर्ज कराया, उसको विधि के अकॉर्डिंग ही उसकी स्वाधीनता को वंचित किया जा सकता। दोस्तों, आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था कि किसी व्यक्ति को जमानत दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। यह केस था बाबू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह ईयर 1978 SC 527 का मैटर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, आप लोग इस जजमेंट को नोट भी कर लीजिएगा या याद भी रख सकते। दोस्तों, इस जजमेंट में कहा गया था कि अभियुक्त को बिना युक्त कारण के जमानत नामंजूर करना उसे दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना और असंवैधानिक है। इसमें जो जज जो थे कृष्ण अय्यर ने इस निर्णय में कहा कि अभियुक्त को भी दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। उस व्यक्ति को भी जो भी अपराधी बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया, उसको भी प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जब तक वह अपराधी व्यक्ति है, जब तक उसके ऊपर अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का नहीं दिया जाए। दोस्तों, अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अकॉर्डिंग जाना कि किसी व्यक्ति को जमानत मंजूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ धाराओं के बारे में कि कुछ धाराओं में अभियुक्त को क्या बातें बताई गई है, उसको क्यों जमानत मंजूर किया जा सकता है और उसकी जमानत क्यों नामंजूर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के में जमानत के बारे में बताया गया है। धारा 436 से लेकर धारा 450 तक। मैं इसमें धारा 436 से लेकर धारा 440 तक का वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अपने विधि ज्ञान चैनल पे उसको अपलोड भी कर चुका हूं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। अगर उसमें से किसी भी वीडियो को आपको देखना हो तो आप लोग लिंक पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि जमानत के बारे में। मैं आपको बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कहीं भी जमानत को परिभाषित नहीं किया गया, कहीं भी जमानत की डेफिनेशन नहीं बताया गया कि जमानत का डेफिनेशन क्या है। लेकिन अगर जब जमानत की बात आती है तो यही आता है कि व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए प्रतिभू लिया जाए उससे, और वह टाइम पे न्यायालय में हाजिर हो, इसलिए उस व्यक्ति को जमानत दिया जाता है कि वह व्यक्ति समान नागरिक की तरह अपना जिंदगी जिए और जब तक ट्रायल चलता है
तब तक जब तक वो कोर्ट में जब जब उसका बुलावा आएगा तब तक वह जमानत के अकॉर्डिंग आता रहेगा। दोस्तों मैं आपको इसमें CRPC 1973 के सेक्शन 57 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सेक्शन 57 में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाए। यानी अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपने थाने में नहीं रख सकती। यह तो एक पहला धारा सेक्शन 57 सख्त निर्देश देती है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो मात्र उसको पुलिस अपने पास 24 घंटे ही निरुद्ध कर सकती है, उसके बाद वह न्यायालय में उसको हाजिर करेगी। दोस्तों अभी आपने जाना कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा अधिकतम हमारे देशों में, हमारे भारत में जो जमानत जो मंजूर होती है सेक्शन 437 और सेक्शन 438 के तहत होती है। मैं इन दोनों धाराओं में से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं, आप लोग को इस वीडियो में जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों इन दोनों धाराओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि व्यक्ति को कब जमानत मंजूर किया जा सकता है और कब जमानत नामंजूर किया जा सकता है। हमें इन दोनों धाराओं को जब समझेंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 437 के बारे में, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 437 के बारे में। तो धारा 437 कहता है कि अजमानती अपराध की दशा में जब जमानत ली जा सकती है, सबसे पहले उपधारा 1 कहता है इसमें कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जमानत पर छोड़ सकते, लेकिन इसमें कुछ बातें बताएगी। कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहला है व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात हम जानते हैं यदि अपराध संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया या वह 3 वर्ष या उससे अधिक 7 वर्ष के अपराध में 2 बार दोषित किया गया है तो नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ मैंने आपको 2 चीजें बताया, आप लोग याद रखिएगा, 2 चीजें बताया। अब इसके बाद जो मेन जो बात आती है, यानी इसके परंतु दिया गया, इसमें लिखा गया है कि न्यायालय खंड 2, अभी आपने खंड 2 के बारे में सुना, उसमें बताए गई बातों के लिए जमानत पर छोड़ सकता है अगर न्यायालय को ठीक लगता है कि अभियुक्त को छोड़ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इसके बाद आता है धारा 438 यानी CRPC सेक्शन 438 कहता है कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, यानी इसे हम एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में धारा 438 लागू नहीं है, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें उपधारा 1 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहता है कि न्यायालय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने के बाद, सबसे पहले अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता, दूसरा अपराधी संज्ञेय अपराध का पहले से दोषित कारावास भोग चुका है, तीसरा न्याय से भागने के लिए अर्जी दिया है, चौथा आवेदक द्वारा गिरफ्तार कराकर क्षति या अपमानित करने के उद्देश्य है तो तत्काल जमानत अस्वीकार करेगा या जमानत मंजूर करने की अग्रिम आदेश दे देगा। उपधारा 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उपधारा 1 के तहत जमानत में शर्तों पर छोड़ सकता है, जैसे कि सबसे पहला है पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होगा, दूसरा है गवाहों को धमकी या प्रलोभन या किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तीसरा है न्यायालय के आज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा, चौथा है धारा 437 को उपधारा 3 के तहत आरोपित किया जा सकता है जैसे मानो उस धारा के तहत जमानत मंजूर किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी समझा कि किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल किस बेस पे दी जाती है, किसी व्यक्ति को न्यायालय से कब छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन बताऊंगा, बहुत सारे लोग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही जमानत पर रिहा होते। तो हम बात कर रहे हैं धारा 167 का, यानी CRPC सेक्शन 167 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि अभियुक्त व्यक्ति कब जमानत ले सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि धारा 167 क्या कहता है। तो जब 24 घंटे के अंदर जांच पूरा नहीं किया जा सके तब प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धारा 57 के तहत व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा निरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो उसको क्यों निरुद्ध किया जाता है इसके बारे में हम 167 में जानते हैं कि वह व्यक्ति को कितने कितने दिन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है और उसको
कितने दिन के बाद छोड़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें उपधारा 2 के बारे में। तो इसमें कहता है कि मजिस्ट्रेट अभिरक्षा में 15 दिन का आदेश दे सकते, यानी मजिस्ट्रेट के पास जब उस व्यक्ति को 24 घंटे के बाद हाजिर किया जाएगा तो उसको लगता है कि इस व्यक्ति को कस्टडी में रखना चाहिए तो वह 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज सकता है, या पुलिस अगर आवेदन देती है कि उससे फिर से पूछताछ करनी है तो फिर वो पुलिस के हवाले में 7 दिन तक ही दे सकता है। 7 दिन से ज़्यादा नहीं देगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो 7 दिन के बाद ही बढ़ाएगा, बल्कि उससे एक बार अपने सामने पेश होने देगा, तभी उसकी 7 दिन के बाद फिर बढ़ाएगा। या न्यायिक हिरासत में अगर भेजना होगा तो 15 दिन से ज़्यादा उसको न्यायिक हिरासत में नहीं भेजेगी। अगर 15 दिन से ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो फिर उसको अपने सामने पेश करवाएगी और उसके सरकम स्टांस को देखते हुए, उसके फैक्ट को देखते हुए फिर से 15 दिन का ही बढ़ाएगा। यानी 15-15 दिन करके ही उस व्यक्ति को अभिरक्षा कस्टडी में रखा जा सकता है। परंतु दोस्तों सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 में परंतु एक शब्द जोड़ा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही जो परंतु जो है बहुत सारे लोगों को जमानत दिलाता है। इसमें एक बात बताई गई है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का मामला है और जांच 90 दिन में पूरा नहीं होता है तो अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार दिया जाता है उस व्यक्ति। वह व्यक्ति अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से कोई दंडनीय अपराध में अपराधी बनाया गया है और उसका जांच 90 दिन के अंदर अगर पूरा नहीं होता तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह जमानत ले सकता है। साथ में एक बात और जोड़ी गई है, अगर 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध में जांच 60 दिन में पूरा नहीं होता तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार दिया जाता है। अगर आपके केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है तो उसको 60 दिन के बाद उसको जेल से छोड़ने का अधिकार मिलता है। बहुत सारे लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ कि दोस्त आप ये बताइए कि आपके केस में चार्जशीट कितने दिन तक अभी तक फाइल नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 1 साल हो गया। तो इस बात को पॉइंट नोट कर लीजिए, या तो 90 दिन में आपका चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए या 60 दिन के अंदर आपका चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए, तभी हो सकता है कि उसको 167 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उसको जमानत नहीं मिलेगी। नहीं तो उसके पास, अभियुक्त व्यक्ति के पास अधिकार हो जाता है कि अगर 90 दिन में जब जांच पूरी नहीं हुई और अगर 60 दिन में जांच पूरी नहीं हुई तो वह जमानत लेने का अधिकारी बन जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सुनने के बाद भी लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फ्रेंडों को नहीं भेजा है तो दोस्तों आप अपने फ्रेंडों को भी इस वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले। तो दोस्तों मैं फिर से किसी नए टॉपिक पे, किसी नए धाराव पे बहुत जल्द मिलूंगा। दोस्तों मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मैं अपने विधि ज्ञान के माध्यम से आपको शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला रहा हूं ताकि आपको शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मिले। तो दोस्तों आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो को भी देखा कीजिए। दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।